तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। एक दो तो फेवरेट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, बोर्ड्स वालों के फेवरेट है, जैसे कि कौन सा कंज्यूमर राइट्स, है ना। तो अब देखना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमारे कम से कम 6 नंबर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा ही मिलेगा। देखो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, जो खरीदना बेचना है, ट्रेड, वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। एंड एवरीबडी किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, पैसा कमाने में, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने में। चाहे वो प्रोड्यूसर हो जाए, चाहे वो सेलर हो जाए, चाहे कोई डीलर हो जाए, हर किसी का एम यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जिसकी वजह से फिर वो अपने आप को अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज में क्या करने लग जाते हैं, इन्वॉल्व। एंड इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए सीबीएसई ने ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्चुअली सेम रीजन, मार्केट में कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस बढ़ गई है, जिसकी वजह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ होना चाहिए जो हमारे कंज्यूमर्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉड्यूलेंट प्रोड्यूसर से, सेलर से, एंड उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, उनको उनके राइट्स ड्यूटीज समझाना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। कहां से, किससे, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, खाली प्रोटेक्ट नहीं करना, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं अगर हम एजुकेट होंगे। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक एजुकेटेड कंज्यूमर को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन भी किस में आ जाती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी भी मिल सकती है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक हम कंज्यूमर्स के लिए और एक बिजनेस फर्म्स के लिए। यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा बिजनेस फर्म्स को भी मिलता है एंड कंज्यूमर्स को भी मिलता है। तो हमें ये 2 कैटेगरीज में पढ़ना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रीड करते समय बहुत अच्छे से रीड करना है कि वो कौन सा पूछ रहा है, वो फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो एक एक करके हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। व्हाट, कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो, हम कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इग्नोरेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग तो पढ़ रहे हो, आपके तो सिलेबस में ही चैप्टर है, आपको पूरा पता है कि कंज्यूमर राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लोगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं जा पाए, जिसकी वजह से उन लोगों को उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, और ऐसे कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे को हमारी राइट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है, सिखाता है। सो ये फिर कंज्यूमर्स की नॉलेज को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। तो ये हमारी कंज्यूमर इग्नोरेंस को क्या करता है, रिमूव करता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, सेकेंड, हमारी इंडिया में प्रॉब्लम है कि दैट कंज्यूमर्स कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स का मतलब यहाँ पे बहुत ही कम कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स के लिए लड़ सके, है ना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एनकरेज करता है कि मोर एंड मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो और उनको वो सारे राइट्स, उनको सारे ड्यूटी, मतलब सारी पावर्स प्रोवाइड करता है जो कंज्यूमर्स को जस्टिस प्रोवाइड करवा सके। तो सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो कंज्यूमर के हक के लिए लड़े, इस वाले इंपॉर्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेटिव, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केट में ट्रेड बढ़ जाने की वजह से, है ना, हर किसी का एम रहता है कि हम मोर एंड मोर सेल करें, हम मोर एंड मोर प्रॉफिट्स अर्न करें, जिसकी वजह से वो अपने आप को कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं।
एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कंज्यूमर्स को इसी एक्सप्लॉयटेशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो फिर से जरा एक बार टिप्स पे हो जाए। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज करता है। विच पॉइंट इज इट? कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एनकरेज करता है कि मोर एंड मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप हो और उनको सारे राइट, सारे अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है जो कंज्यूमर्स को जस्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये कौन सी इंपॉर्टेंस है? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कंज्यूमर्स को वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, बिजनेस फर्म्स को कंट्रोल करके रखता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। और ये वाली इंपॉर्टेंस कौन सी है हम कंज्यूमर्स के लिए? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, आई नो एनसीईआरटी ने एक ऐसी अजीब सी हेडिंग रखी है, ठीक है, ऐसी इनको रिवर्स होना चाहिए, है ना, रिमूव कंज्यूमर इग्नोरेंस, है ना। तो बट एनसीईआरटी है तो हेडिंग टिप्स पे वही लर्न करनी है आपने। नेक्स्ट, फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखो एक बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करके? यस, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस फर्म खुद से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलेगा, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलेगा मतलब लाइक वो क्या करेगा, खुद से कंज्यूमर को मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, रीजनेबल प्राइस पे सामान देते हैं, गुड क्वालिटी का सामान देते हैं, अनफेयर प्राइसेस चार्ज नहीं करते हैं, है ना, एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, तो ऐसा बिजनेस फर्म लॉन्ग टर्म तक मार्केट में क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। वो आज भी प्रॉफिट कमा पाएगा, फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमा पाएगा। आप इमेजिन करो, अगर तुम किसी शॉप से सामान खरीदो और बाद में तुम्हें पता चले कि दैट वो शॉपकीपर तो बहुत चीटर था, उसने तुम्हें गलत माल दे दिया, गलत प्राइस पे दे दिया, है ना, तो तुम्हारी मतलब उस शॉप के लिए तुम्हारी नजर में कैसी इमेज बन जाएगी? नेगेटिव इमेज। फिर आप कभी भी उस शॉप पे जाना पसंद नहीं करोगे और दूसरों को भी मना करोगे। बट कोई फर्म अगर खुद से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलती है तो फिर हम बार बार उसी शॉप पे जाना चाहेंगे, हम रिपीट परचेज करेंगे एंड दूसरों को भी एनकरेज करेंगे, मतलब बताएंगे कि आपको भी जाना चाहिए, वहीं से सामान लेना चाहिए, एंड देन फिर उस फर्म की सेल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो लॉन्ग टर्म भला किस चीज में है? अगर आप खुद से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करोगे। तो सबसे पहला फायदा क्या मिलता है बिजनेस फर्म्स को? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लंबे समय तक बिजनेस का भलाई। नेक्स्ट, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। एक बात बताओ, हम बिजनेस फर्म्स, ठीक है, बिजनेस कर पा रहे हैं किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा रिलायबल इंस्टीट्यूट ये सोसाइटी में है, ये जो लैंड है ये सोसाइटी पे एग्जिस्ट है, पार्किंग एरिया हम सोसाइटी का यूज कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके उनको ऐसी चीज प्रोवाइड करें जो सोसाइटी के भले की हो, जिससे सोसाइटी का फायदा हो। बात समझ में आ रही है? हम बिजनेस फर्म्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करके चलना चाहिए? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको उन्हें अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए, रीजनेबल रेट पे देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के ही रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, आपको पता है ना, जो बिजनेस फर्म्स एथिक्स को फॉलो करती है, एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस फर्म्स के कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल प्रिंसिपल्स, लाइक बिजनेस फर्म को क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, फेयर प्राइसेस चार्ज करने चाहिए। तो जो फर्म ऐसा कर रही है वो फर्म एथिकल फर्म्स होती है, एंड एथिकल फर्म्स की मार्केट में अच्छी खासी क्या होती है? गुडविल होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म्स कहलाती है। आप बताओ, अगर आपकी भी कोई बिजनेस फर्म होगी तो आप चाहोगे ना कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, हम बेफालतू में कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करें, अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जहां हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, यानी कि हमारे यहाँ अनएथिकल काम हो रहा है, और फिर सोसाइटी हमारी फर्म को क्या कहते हैं? जगह ही नहीं देगी, बंद हो जाएगी हमारी फर्म। तो अगर हमें मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना है, एथिकल फर्म बनना है, तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट खुद से क्या करना चाहिए? फॉलो करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है? सो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाता है हमारा? मॉरल जस्टिफिकेशन, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट बिजनेस फर्म्स में एथिक्स लेकर आता है, उनको एक एथिकल फर्म बनाता है जिसको जो सोसाइटी चाहती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं? जैसे कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, रीजनेबल रेट पे देना है ना, एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना है। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट खुद से फॉलो करके चलेंगे तो साइड बाय साइड हम क्या कर पाएंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस फर्म्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड करवाता है। यहाँ पे भी यही होना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में हेल्प करता है ना ये हमें। अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो आप एक तरीके से कंज्यूमर्स के प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे और फिर आप एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म बन जाओगे जिसकी हर जगह वाहवाही होगी। ओके, बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली जो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स है उसकी हर जगह तारीफ होती है, और जो सोशली इररिस्पॉन्सिबल होती है, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाली फॉर्म्स होती है, वो फिर उनकी हर जगह बुराई होती है, फिर जल्द उसकी कोई सेल्स भी नहीं होंगी फिर ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस फर्म को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में हेल्प करता है। दैट्स पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको पता है अगर आपने अपने आप को किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया, किसी मिठाई वाले ने अगर नकली मावा, नकली मटेरियल यूज किया, कंज्यूमर की हेल्थ के साथ खेला और सरकार को पता चल गया, किस दिन पड़ गई रेट, फिर क्या होगा? उस कंपनी का, उस दुकान का बंद हो जाएगी। सरकार तो फटाफट से एक आर्टिकल छपवाएगी न्यूज़पेपर में, ओके, और फिर उस कंपनी की इतनी सालों से बनाई हुई गुडविल 1 मिनट में पानी में। बात समझ में आ रहे? तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छा नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से दूर रहना है, खुद से ही क्या करो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलो। तो बिजनेस फर्म्स को, ये थे हमारे पॉइंट्स टूवर्ड्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी बताओ फटाफट से, 1 मिनट में रिवीजन हो जाए। सबसे पहले कौन सा पॉइंट था? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। लंबे समय तक बिजनेस का ही भला है, सेल्स रिपीट होंगी, मोर एंड मोर होगी। और बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, moral justification, social responsibility and avoidance of government intervention. Okay, so आप बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इसको किसको किसको फायदा मिलता है? हम कंज्यूमर्स को भी और बिजनेस फर्म्स को भी, दोनों को फायदा मिलता है। नाउ कम टू दिस, हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कानून ने हमको लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है। और आपके सिलेबस में से बहुत सारे एक्ट्स हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्ट है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको शॉर्ट में कोपरा भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा। ठीक है, 2019। देखो इस एक्ट में हमारे लिए क्या दिया गया है? 1 नंबर में एमसीक्यू के लिए 1 नंबर में आ सकता है, इसमें हमें क्या गिवन है इस एक्ट में। देखो, आपको पता है हम कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हमारे लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी नहीं, 3 एजेंसीज है। कितनी एजेंसीज है? 3। वो भी आप पढ़ोगे ऑर्डर में, है ना? कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये 3 टायर एजेंसीज होती है। क्या होती है ये? 3 टायर एजेंसीज। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। ये 3 टायर एजेंसीज हमको किसने प्रोवाइड करी है? कोपरा ने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। ओके, इन 3 टायर एड्रेसल एजेंसीज में हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल रेट पे, मतलब आपका बहुत कम पैसा लगेगा, इनएक्सपेंसिव, और आपकी कंप्लेन को जल्दी से जल्दी सुना जाएगा, स्पीडी सर्विसेज मिलती है। सो कोपरा की डेफिनेशन, इट इज द एक्ट व्हिच वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर
कंप्लेन्स। इन एजेंसीज में हमारी कंप्लेन को फटाफट सुना जाता है और बहुत कम रेट में इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ अवर कंप्लेन्स। ठीक है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसा नहीं है कि सरकार का एक्ट है तो सरकारी फर्म बच जाएगी। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, हर जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट की मेन फीचर्स, इस एक्ट ने हमारे को बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स दिए हुए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आप आगे पढ़ोगे कंज्यूमर की खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब किसमें डिफाइन करा गया है, कोपरा में। ओके, ये एक्ट हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मेन थिंग दिस वन, ये जो 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज है, 3 टायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू कैन अपील टू स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन अपील टू नेशनल कमीशन। तो इसलिए 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज ये जहां पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दे आर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी केस स्टडी बनती है। अब आ जाओ, चैप्टर का मेन इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है। इंटरेस्टिंग है, मार्क्स गेनिंग है। कोई साल ऐसा नहीं गया बोर्ड्स का जिसमें हमारे को कंज्यूमर राइट से क्वेश्चन ना मिला हो, हर साल मिलेगा, इस बार भी आएगा कंज्यूमर राइट्स, चाहे 1 नंबर में आए चाहे एमसीक्यू में आए, कैसे भी आए बट मिलेगा जरूर। ओके, 6 राइट्स है। कोपरा ने हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कुछ अधिकार दे रखे हैं एंड उन्हीं अधिकारों को हम क्या बोलते हैं राजे, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, ये राइट्स तुम्हारे को इसलिए बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं ताकि आप जीवन में अपनी रियल लाइफ में इनको यूज कर सको, इनको एक्सरसाइज कर सको। ठीक है, खाली पढ़ना ही नहीं है, खाली समझना नहीं है, इनको रियल लाइफ में अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके फटाफट से कवर करते हैं। सबसे पहला राइट क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, दैट इज राइट टू सेफ्टी। यस, हमारा राइट है राइट टू सेफ्टी, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हेजार्डियस होते हैं, डेंजरस होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर, जरा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, एलपीजी सिलेंडर, जरा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, घर में एक्सीडेंट हो सकता है, देयर मे बी अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। इसलिए क्योंकि हमारा राइट है राइट टू सेफ्टी, जो भी इनका डीलर है, जो भी इनका मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छे से इनको देख के बनाता है, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि मार्केट में प्रोडक्ट सेफ जाए, ताकि किसी की जान को, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपको बताओ अगर उन्हें कोई भी मेडिसिन देनी होती है या कुछ भी उनका ट्रीटमेंट करना होता है, तो अगर उनका डायबिटिक का लेवल बहुत हाई होगा तो वो ट्रीटमेंट का उल्टा ही इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर हमें कुछ भी जैसे सर्जरी ही करवानी है तो पहले हमारे बहुत सारे बॉडी के टेस्ट होते हैं कि हमारी बॉडी इस सर्जरी के लिए कैपेबल है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं, कुछ भी करने से पहले अगर हम डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं और कुछ ट्रीटमेंट करना है उसने, तो पहले वो हमारे क्या करता है, टेस्ट करता है कि हम इस चीज के लिए कैपेबल है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? सो ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट है राइट टू सेफ्टी। बात समझ में आ रही है? राइट टू सेफ्टी, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या होता है? राइट कि दैट इस राइट में हम लोगों को जो मार्केट में प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, वो जो भी उसकी पैकिंग होती है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का एमआरपी है ना, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग, क्वांटिटी, डायरेक्शंस फॉर यूज है ना, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस इस प्रोडक्ट को यूज करते समय माइंड में रखनी है, ये सब गिवन होता है प्रोडक्ट के लेबल पे, है ना। इंफॉर्मेशन कैरियर को हम क्या बोलते हैं? लेबल। सो प्रोड्यूसर एक एक कस्टमर को तो बताएगा नहीं, तो इसलिए जनरली वो ये इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन किस पे दे देते हैं? लेबल पे दे देते हैं। एंड ऐसा करके वो हमारा कौन सा राइट फुलफिल कर रहे हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यस, हम कंज्यूमर्स का राइट है जिस चीज के लिए हम पे कर रहे हैं, जो चीज हम खरीद रहे हैं
उसकी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, वो आप अगर आप उनसे पूछोगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, वो आपको हर चीज बताएंगे, क्योंकि आपका राइट है क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म। एंड यही रीजन है, अगर बिजनेस फर्म्स अपने प्रोडक्ट के साथ लेबल दे रहे हैं, ठीक है, लेबल दे रहे हैं, तो केस स्टडी बनती है कौन सा राइट आपका सेटिस्फाइड, और अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट राइट टू चूज, बट आपकी बुक में ये किस नेम से है, राइट टू बी एश्योर्ड, तो आप यही करना, राइट टू बी एश्योर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, ठीक है, आप बताओ क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ खरीदने गए और शॉपकीपर कह रहे हैं कि इतने सारी वेराइटीज में से यही वाला खरीदो, और वो आपको इंसिस्ट कर रहे और आप मान गए? नहीं ना, आपकी मर्जी होती है ना, इतने सारे ब्रांड्स में से, इतने सारे कलर्स में से हमारी मर्जी, हम जौन सा मर्जी चूज करें, क्यों? वो नहीं कर सकता ऐसा, उसे भी पता है, क्योंकि तुम्हारा कौन सा राइट है, राइट टू चूज, राइट टू बी एश्योर्ड, ओके। तभी तो वो लोग, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, वो कुछ भी खरीदना है, वो आपके सामने बहुत सारे सामान रख के रख देते हैं, फिर आप चूज करते हो, क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि आपका राइट होता है राइट टू चूज। तो कहीं अगर कुछ ऐसा मिले कि वाइड वेराइटीज है, फिर आप उसमें से डिसाइड कर रहे हो, तो आपको कौन सा राइट सेटिस्फाई हो रहा है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता पर्टिकुलर ब्रांड खरीदने के लिए, दैट इज राइट टू चूज। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड, यस, आपकी कंप्लेन को सुना जाएगा, राइट टू बी हर्ड, आपको सुना जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके साथ कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो आपके पास राइट है, आप शॉपकीपर के पास जा सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज राइट टू बी हर्ड। बात समझ में आ रही है? एंड ड्यू टू दिस राइट ओनली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खुद के कस्टमर कंप्लेन सेल्स ओपन कर रखे हैं, खुद के रन कर रहे हैं, कस्टमर्स को टोल फ्री नंबर्स दे रखे हैं, वो वहां पे अपना फ्री में कॉल कंप्लेन को क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, दैट इज राइट टू बी हर्ड, ओके। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, बच्चे को फोर्थ एंड फिफ्थ राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या है, मतलब अगर केस स्टडी आ जाता है ना, तो आइडेंटिफिकेशन करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो समझना ध्यान से, आपके साथ प्रॉब्लम हुई, आप कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन करने वाला राइट इज राइट टू बी हर्ड। अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन प्रूव हो जाती है कि हाँ सच्ची में प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, रियली में आपकी कंप्लेन जेन्युइन है, तो अब आपकी कंप्लेन जेन्युइन प्रूव हो चुकी है, तो अब आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, लाइक आपका प्राइस आपको रिफंड कर दिया जाएगा, या प्रोडक्ट का डिफेक्ट रिमूव करवा दिया जाएगा, या आपको कोई न्यू प्रोडक्ट दे दिया जाएगा इन प्लेस ऑफ द डिफेक्टेड वन। तो ये वाला राइट हमारा कौन सा होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। बात समझ में आ रहा है? मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे, एक बच्चा बोल रहा है कि दैट इसमें ना कुछ पेजेस ना मिसिंग है, तो आपका राइट था, आपने मेरे को कंप्लेन कर दी कि इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो ये आपने अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज करा, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। फिर अब मेरी जिम्मेदारी है, आपकी कंप्लेन मैंने देखा सच्ची में उसमें कुछ पेजेस ना मिसिंग है, तो या तो मैं उन मिसिंग पेजेस को दे रही हूँ, है ना, या फिर नोट्स ही पूरे के पूरे चेंज करके दे दिया, तो आपको ऐसे कॉम्पनसेशन मिल रहा है रिटर्न में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल। कंप्लेन कर सकते हो, राइट टू बी हर्ड, कंप्लेन जेन्युइन प्रूव होने पे कॉम्पनसेशन मिलेगा, लाइक दिस एंड दिस, तो फिर ये वाला राइट कौन सा हो जाता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। होगे कंफ्यूज? नहीं ना, समझदार ना, कंप्लेन कर सकते हो, राइट टू बी हर्ड, कंप्लेन की जेन्युइननेस पे तुमको कॉम्पनसेशन मिलता है, ये वाला राइट हमारा कौन सा राइट होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये सारे हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या कॉम्पनसेशन पॉसिबल होते हैं। एंड द लास्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यस, हमारा हक है, हमको कंज्यूमर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, तभी तो देखो सीबीएसई ने ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में डाला हुआ है, वो भी तुम्हारा कौन सा राइट सेटिस्फाई करवा रहा है, फुलफिल करवा रहा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि हमें पता है भाई एक वेल एजुकेटेड कंज्यूमर को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये वाला एक्ट हमारे को कौन सी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब
education regarding the rights of consumers, education regarding the responsibilities of the consumers. ओके बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे गवर्नमेंट एनजीओज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन गवर्नमेंट हमारे इस राइट को सेटिस्फाई करती है. आपको पता है टीवी में भी कितने एड्स आते हैं, लाइक टीवी में अब तो नहीं आता, पहले आता था, सोना खरीदते समय हमें हॉलमार्क जरूर चेक करना चाहिए, जागो ग्राहक जागो. बहुत सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, उसमें आपको ऐसे करेक्ट एड्स मिलेंगे जागो ग्राहक जागो से रिलेटेड, है ना. बहुत सारी एनजीओज कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को कार्टून फॉर्म में, डायलॉग्स फॉर्म में, न्यूज़पेपर में, है ना, मैगजीन्स में छपा देती हैं. तो ऐसा करके वो हम लोगों को एजुकेट कर रही होती है, और फिर हमारा कौन सा राइट सेटिस्फाई हो रहा है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप भी कहीं गए, आपने देखा कि यहाँ तो कंज्यूमर्स के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है और कंज्यूमर्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो तुमने वहां जाके एक मैगजीन बना दी ताकि वहां के लोगों को अवेयरनेस मिल सके, और ऐसा करके आपने कौन सा राइट सेटिस्फाई करा है, फुलफिल किया उनका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ओके, तो कौन से 6 राइट्स होते हैं? हैजार्डियस प्रोडक्ट की सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग भैया अच्छे से होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कौन सा राइट है? राइट टू सेफ्टी. कंपनी एक एक चीज प्रोडक्ट की हमें बताए लेबल के थ्रू, ये हमारा कौन सा राइट है? राइट टू बी इन्फॉर्म. अगर प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कंप्लेन कर सकते हो. आपकी कंप्लेन जेन्युइन प्रूव हो गई है, अब आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. राइट टू सीक रिट्रेसल. तुम्हारा हक है कि तुम्हें कंज्यूमर से रिलेटेड सारी एजुकेशन मिले, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. एक रह गया, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता टू चूज अ पर्टिकुलर ब्रांड. राइट टू चूज, राइट टू बी अश्योर्ड. तो ये थे हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स. नाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज 6 नंबर का. बोर्ड एग्जामिनेशन में भाई 3 सेट आते हैं, वो हर सेट में कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं, तो इसलिए आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है. अब देखो, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने 2 कैटेगरीज में पढ़नी होती है. कंज्यूमर को अपनी जिम्मेदारियां 2 समय पे निभानी होती है, एक प्रोडक्ट खरीदते समय और एक प्रोडक्ट यूज करते समय. प्रोडक्ट खरीदते समय तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है, और प्रोडक्ट को यूज करते समय तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है. वाइल यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट को खरीदते समय, यस आप बताओ, अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस बनना है क्या? नहीं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए. लाइक अगर हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होने के लिए क्या चेक करना है? मार्क्स, हॉलमार्क. अगर आप कोई फूड आइटम परचेज कर रहे हो तो उस पे एफपीओ मार्क होना चाहिए, वेजिटेरियन ग्रीन सिंबल होना चाहिए, है ना. सो बी अ क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर. हमें क्या बनना है? क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट, आस्क फॉर अ कैश मेमो. हमें किसके लिए बोलना चाहिए? कैश मेमो के लिए. बिना कैश मेमो के हमें सामान नहीं खरीदना चाहिए. वो तो चाहते हैं कि आप बिल ना लो, हमें खुद जिद करनी चाहिए, हमें बिल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भैया बिल तो प्रूफ होता है जिसके बिहाफ पे आप अपना राइट टू बी हर्ड वाला राइट एक्सरसाइज कर पाओगे. कौन सा वाला राइट? राइट टू बी हर्ड. विदाउट बिल आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, प्रूफ ही नहीं होगा परचेज मेड का. ओके, सो प्रोडक्ट खरीदते समय दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बनती है? आस्क फॉर अ कैश मेमो. नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. भैया अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला जो दुकानदार है वो खुद मतलब ऑनेस्ट डीलिंग्स नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसी डीलिंग्स को एनकरेज करना ही नहीं चाहिए. अच्छा एक बात बताओ, कोई शॉपकीपर ब्लैक में सामान बेच रहा है, ब्लैक में सामान मतलब जो एमआरपी है उससे भी ज्यादा चार्ज करके बेच रहा है, वो मान लो एलपीजी सिलेंडर है, वो ब्लैक में बेचता है ना, मोर रेट पे बेचता है. एक बात बताओ, वो क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि आप खरीद रहे हो. तो हमें खुद ही ब्लैक में चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, खुद ही गलत एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए. डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस. आप पीछे हटोगे, आप खरीदोगे नहीं, वो बेच ही नहीं पाएगा. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल.
अगर हम मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को अगर फोन भी खरीदना है या मेरे को अपने लिए कोई ड्रेस भी खरीदनी है, ठीक है, तो पहले मैं पिंटरेस्ट पे कहीं भी मतलब है ना ऑनलाइन कहीं भी सर्च करके अवेयर होके हाँ क्या क्या चीज मार्केट में अवेलेबल है सारी नॉलेज लेके जाना चाहिए, वरना वो तो आपको कुछ भी पेल देंगे। बात समझ में आ रहा है? कह के ये ऐसा है वैसा है, अभी आया, अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, भले ही चल ना रहा हो। सो बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तभी अगर आप अवेयर होकर शॉपिंग करोगे तभी आप एक वाइज एंड इंटेलिजेंट चॉइस कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। देन प्रोडक्ट को खरीदते समय कॉशियस कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग, आपको सेलर की बातों पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। लाइक अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ही परचेज करने गए हैं तो उनके कहने पे नहीं जाना कि अभी फ्रेश ही है। आपको खुद वहां पे खड़े होके उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या करनी चाहिए, रीड करनी चाहिए। ठीक है, सो रीड लेबल्स केयरफुली, और जो लेबल्स को देख ताक के अच्छे से तब प्रोडक्ट लेता है ऐसे कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हाँ कॉशियस कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योर अ फेयर डील, ये भी पीछे भी आया था पॉइंट भाई, ये हम लोगों को फेयर डीलिंग करनी चाहिए। फेयर डीलिंग मतलब अगर सामने वाला बंदा ब्लैक में बेच रहा है तो हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए, खुद से ईमानदारी से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हमें उसको पे करना चाहिए। इंश्योर अ फेयर डील। तो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है? What? Buy only standardized goods. Ask for a cash memo. Be honest in your dealing. मतलब जो माल प्रैक्टिसेस है जैसे ब्लैक मार्केटिंग चीजों को हमें खुद इन्हें क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। अवेयर होके जाओ, नॉलेज लेके जाओ मार्केट में, लेबल्स को केयरफुली पढ़ो, ब्लाइंडली उनकी बातों पे विश्वास मत करो। ठीक है, इंश्योर अ फेयर डील, जो प्राइस बनता है वो हमें एग्जैक्टली उन्हें पे करना चाहिए। नाउ प्रोडक्ट को यूज करते समय, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को यूज किया 5 मिनट, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, आपको लगा कि दैट प्रोडक्ट में तो कुछ कमी है तो चुपचाप बैठ जाओगे। हाँ, या आपने बिल पे करते समय, ठीक है, 500 रुपए पे करने थे, गलती से तुम 500 के 2 नोट चले गए, 1000 चले गए, चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं, जाओगे ना वहां पे, बोलोगे ना, है ना। सो फाइल अ कंप्लेन इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, भले ही छोटा सा लॉस ही क्यों ना है, हमें जाके भूलना चाहिए, क्योंकि आज अगर तुम चुप बैठ गए तो फिर कल वो औरों के साथ भी चीटिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यू शुड फाइल अ कंप्लेन। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हम लोग ही तो बनाते हैं इनको, तो हमारी जिम्मेदारी है, ये तो कहीं पे भी डाल सकते हो आप ये वाले पॉइंट को, कि हम कंज्यूमर्स को कोशिश करके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए, जो कंज्यूमर्स को जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। मार्केट से जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हैं तो साथ में यूजर मैनुअल आता है। अगर हमने हमारे घर के लिए माइक्रोवेव ही मंगवाया है तो एकदम से उसको एकदम से इंसर्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर पहले उसका लेबल, वो जो अंदर मैनुअल आई है उसे पढ़ना चाहिए। वॉशिंग मशीन आई है, उसको इंस्टॉल नहीं करने लगना, खुद से नहीं करने लगना चाहिए। ठीक है, हमें उसके मैनुअल्स को रीड करना चाहिए। अगर बाहर से किसी बंदे ने आना है ना, वो इंस्टॉल करने के लिए उसका वेट करना चाहिए, वरना या तो मशीन खराब हो जाएगी, है ना, और फिर क्या कहते हैं बाद में फिर कंपनी कोई गारंटी भी नहीं देगी। तो फिर इसीलिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है भैया, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। ये नहीं कि प्रोडक्ट यूज किया है ना, आप लोगों ने चिप्स का पैकेट, चिप्स खाया और फिर पैकेट इधर उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। तभी तो जो कंपनीज है वो चिप्स के पैकेट पे मतलब बॉटल्स पे डस्टबिन का सिंबल शो करती है कि आपको इसे कंज्यूम करने के बाद इसको गार्बेज में मतलब डस्टबिन में थ्रो करना है। बात समझ में आ रहा है? हमें वेस्ट लिटर इधर उधर नहीं करना है। तो ये वाली हमारा राइट कौन सा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट दी एनवायरमेंट। और सुनो मेरी बात, एक कंज्यूमर
कंप्लेन तभी फाइल कर पाता है अगर वो खुद से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। अगर मान लो कंज्यूमर बिल लेना भूल गया, उसने कैश मेमो के लिए बोला ही नहीं, यानी कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर है, फिर वो कंप्लेन भी फाइल नहीं कर पाएगा। ओके, सो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कौन सी 2 कैटेगरीज में पढ़नी होती है? while purchasing and while using। while using, consuming कौन से होते हैं? file a complaint in case of dissatisfaction, respect the environment और learn about the risk associated। मैनुअल वगैरह को, यूजर मैनुअल को अच्छे से रीड करके, है ना, इंस्ट्रक्शंस देख के, कोई फोन भी लाया है तो एक एक करके अगर हम उसे स्टार्ट करते हैं तो पूरा इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टुमारो द चैप्टर विल बी ओवर। ठीक, अब देखो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, अभी हमने रिवीजन कर लिया कंज्यूमर राइट्स का, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, एंड क्या इंपॉर्टेंस। अब देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। यस, देखो बेटा फटाफट से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमको क्या क्या गिवन था? कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की responsibilities। Another thing given in the COPRA is reliefs, remedies available to the consumers on complaints filed by him or her। अगर हमारा कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करता है और उसकी कंप्लेन कोर्ट में जेन्युइन प्रूव हो जाती है, देन उसको ये सारे रिलीफ्स मिले हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिलीफ्स नाम ना दे करके वो कैसे भी बोल देगा डायरेक्शंस गिवन बाय द कोर्ट, लाइक अगर हमने कंप्लेन फाइल करा है तो कोर्ट क्या क्या डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, तो देखो फटाफट से, अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन प्रूव होती है तो क्या हो सकता है? आपने मार्केट से कुछ भी सामान खरीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप शर्ट लेकर आए, शर्ट डिफेक्टिव है, तो क्या करेगा? या जो भी प्रॉब्लम है, या तो उसको डिफेक्ट को वो क्या करके देगा? रिमूव। ठीक है, और अगर डिफेक्ट रिमूव नहीं हो पा रहे, देन ही और शी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन। एंड अगर वो रिप्लेसमेंट के लिए उसके पास नहीं है तो फिर आपको वो पैसे क्या कर देगा? रिफंड। 6 मार्क्स का आ रहा है तो 6 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का आ रहा है तो 3 पॉइंट्स। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू के 3 तो लिखने ही लिखने हैं। क्या क्या होएगा? सबसे पहले क्या होगा बच्चे? बोलो बोलो, यहीं बैठ के लर्न कर लो फटाफट से। हाँ जी, रिमूव द डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट रिमूव नहीं हो पा रहा है तो रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन, नहीं है तो रिफंड द प्राइस। ठीक है, देन अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, मतलब अनफेयर डीलिंग्स, तो भैया कोर्ट उसे इंस्ट्रक्शन दे सकती है टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई सेलर, कोई प्रोड्यूसर डिफेक्टिव हैजार्डियस प्रोडक्ट्स की अभी भी सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कोर्ट से उसे क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे? टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ डिफेक्टिव हैजार्डियस प्रोडक्ट्स। अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई सेलर मिसलीडिंग एड बना रहा है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, उनको मिसलीड कर रहा है, तो भैया कोर्ट से ऑर्डर आएगा to issue corrective advertisement to neutralize the effect of a misleading advertisement। अगर misleading ad बनाया जा रहा था तो उसको discontinue करने के लिए बोला जाएगा, उसको corrective ad issue करने के लिए बोला जाएगा। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को कुछ भी इंजरी हो रही है, हार्म हो रहा है, उसके पैसे खर्च हो गए, देन उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज। मान लो भाई अगर पार्टी का कुछ खर्चा हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए हैं, तो कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस कंपनी को कि दैट इनका जो भी खर्चा हुआ है उसको वो पैसे वापस करो। बोलो, बात समझ में आ गई है? सो केस स्टडी में भी आते हैं, बहुत बार आपसे 2-4 रेमेडीज केस स्टडी में होगी और कहेगा इसके अलावा और क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या रिलीफ हमको मिल सकते हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से फटाफट से, सबसे पहले फर्स्ट रिलीफ क्या होता है हमारा? टू रिमूव द डिफेक्ट, टू रिप्लेस द प्रोडक्ट विद न्यू वन,
to refund the price paid for the product, to discontinue unfair trade practices, or yes, to stop sale and manufacturing of defective hazardous goods, और क्या हो सकता है, to discontinue, to issue corrective advertisement, ठीक है, to neutralize the effect of misleading advertisement, and the last one, to pay reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer. These 7 points are very important. इन 7 points को अच्छे से लर्न कर लेना, 7 याद करोगे तभी 6 तुम्हारे को याद रहेंगे. नेक्स्ट, अनदर थिंग जो कोपरा में हमें दे रखी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके लिए बहुत फेमस है. हमें 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज मिली हुई है जहां पे हम अपनी कंप्लेन को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. ये हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, ठीक है. ये जो क्लासिफिकेशन करा गया है, ये किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है. ये देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारा क्या आता है, अब ये फॉर्म नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर उसके ऊपर स्टेट कमीशन, एंड देन सबसे हाईएस्ट कौन है हायरार्की में, नेशनल कमीशन. अब एक एक करके हम यही जानेंगे हम यहाँ पे कौन सी कंप्लेन फाइनल कर सकते हैं. इससे पहले इन तीनों को स्टडी करने से पहले ये देख लो इनकी फुल फॉर्म्स. ये जो तुम बोलते हो ना, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दीज आर देयर शॉर्ट नेम्स, ठीक है. इनका पूरा नाम क्या है, नेशनल कमीशन, बीच में 2-3 वर्ड्स ऐड करने हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. क्या, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. तो देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. मान लो वो 3 एमसीक्यू में 3-4 ऑप्शंस में है ना, कुछ कुछ लिख के ऐसे 3 ऑप्शंस बना दे, 4 ऑप्शन, तो करेक्ट वन है जिसके बीच में क्या लिखा होगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. ओके, नाउ अनदर थिंग. सो ये हायरार्किकल पता चल गया आपको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. और सुनो, कभी कभी नेशनल कमीशन वाले अगर अपने ऑर्डर से, अपने वहां के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे कैन आल्सो अपील टू सुप्रीम कोर्ट. बट कोपरा में हाईएस्ट, इस 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी में हाईएस्ट एजेंसी कौन सी है, नेशनल कमीशन, ठीक है. अगर कोपरा की बात करेगा तो नेशनल बोल रहा है. अब आ जाओ, अब हम कंपैरेटिवली इन तीनों को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज जो बच्चे को पता होनी चाहिए, सेटअप. डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसने सेटअप करा, स्टेट कमीशन किसने सेटअप करा, एंड नेशनल कमीशन किसने सेटअप किया. तो देखो फटाफट से, नेशनल कमीशन सबसे हाईएस्ट है, तो इसे कौन सेटअप करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट कमीशन नाम से पता चल रहा है, स्टेट, इट इज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड हाँ जी बोलो, प्रॉब्लम हो रही है. देखो बेटा, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन. आप देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन सेटअप करते हैं, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, कॉम्पोजिशन, यस, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. तो देखो तीनों के कॉम्पोजिशन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे. सबसे पहले तीनों के कॉम्पोजिशन में मेंबर्स बताने होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं. देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट, ठीक है, स्टेट कमीशन में भी प्रेसिडेंट, एंड नेशनल कमीशन में भी प्रेसिडेंट. बट यहाँ पे मिनिमम 2 अदर मेंबर्स चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 4 अदर मेंबर्स, और यहाँ पे मिनिमम 4 अदर मेंबर्स. तो सबका कॉम्पोजिशन रेडी है. सबके यहाँ प्रेसिडेंट कितने, 1, एंड अदर मेंबर्स स्टेट में कितने, 4, डिस्ट्रिक्ट में कितने, डिस्ट्रिक्ट में 2, एंड वहां पे कितने, 4. ओके, नेक्स्ट, हु कैन बी अ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, जजेस, ईदर वर्किंग जज और द रिटायर्ड जज. अच्छा देखो, कोर्ट के भी ऑर्डर होते हैं. सबसे पहले कौन सी कोर्ट होती है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कौन सी होती है, हाई कोर्ट, फिर कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हु कैन बी अ प्रेसिडेंट,
either a working or a retired judge of district court, और यहाँ पे working or the retired judge of high court, और यहाँ पे working or retired judge of supreme court. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? जो जो इनका सेटअप करता है. यहाँ के प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स को कौन प्रेजेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. और यहाँ को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. वेरी सिंपल. ठीक है. बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. अब जो हमने पढ़ने जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आता है. बस 2 नंबर याद कर लो, 1 करोड़ 10 करोड़. कौन से नंबर्स? 1 करोड़ 10 करोड़. कौन से नंबर्स? अगर आपका जो लॉस हुआ है, जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो कितने तक की है? 1 करोड़ तक की. ठीक है. सो अप टू 1 करोड़ वाली कंप्लेंट्स कहां फाइल होती है राजे? लेस देन ₹1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. बट अगर आपका जो अमाउंट है, लाइक कोई बंगलो है ना, 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के वाली कंप्लेंट्स कहां फाइल होती हैं? स्टेट कमीशन में. बट अगर मामला और बड़ा है, 10 करोड़ से बड़ा, मोर देन ₹10 करोड़ वाली कंप्लेंट्स, वो कहां जाएंगी? हाँ, नेशनल कमीशन में. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनती है. वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, अमाउंट देगा, फिर बच्चे को खुद जज करना है कि यहाँ कंप्लेंट फाइल होगी कि यहाँ या फिर यहाँ. अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलना है. कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कमीशन. अब फॉरम नहीं होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन. 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, स्टेट कमीशन. 10 करोड़ से ज्यादा वाली कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन में. ठीक है. अब देखो, हमने कंप्लेंट फाइल कर दी. ठीक है. यहां से केस हुआ. ठीक है. ऑर्डर सुना दिया गया. बट अगर पार्टी यहाँ के ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उससे हायर लेवल एजेंसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं. और ऐसे दरवाजा खटखटाने को क्या बोलना है? अपील करना. क्या बोलना है? अपील करना. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले कहाँ अपील करेंगे? स्टेट कमीशन में. स्टेट कमीशन वाले कहाँ अपील करेंगे? नेशनल कमीशन में. एंड नेशनल कमीशन वाले कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में. बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ना कभी भी अपील कर दो मुंह उठा के, टाइम पीरियड होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. हाउ मेनी डेज? विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. ठीक है. स्टेट कमीशन वाले नेशनल कमीशन में ऑर्डर कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले विद इन, इनका नंबर अलग है, विद इन 45 डेज, और उनका नंबर सेम है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग. अब एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आपको पता ही है, हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज रोल प्ले करती हैं, अच्छा खासा रोल प्ले करती है. तो आज अब हमारा एक 3 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो जल्दी से बताओ, फटाफट से सोचो अपने माइंड में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो क्या क्या कर सकती हैं. ठीक है. एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है? सबसे पहला काम, वो हम आम जनता को एजुकेट करती हैं, एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक. वो जगह जगह पे वर्कशॉप्स लगाती हैं. ठीक है. सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं. इन वर्कशॉप्स में, इन सेमिनार्स में हम लोगों को हमारी कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, हमारे राइट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी खुद की ड्यूटीज समझाई जाती हैं. बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला रोल देखो, वी आर रिवाइजिंग हियर. ठीक है. इस चैप्टर के रिवीजन को इतना इफेक्टिव बनाओ कि समझते समझते सब कुछ याद हो जाए. ठीक है. जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे होंगे तो आपको ये सारी बातें फटाफट माइंड में रिवाइंड हो जाए सारी बातें. ओके. तो सबसे पहले कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती है? एनजीओज हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है? आम जनता को एजुकेट. और वो कैसे एजुकेट करेंगी? बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स.
ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है जितनी भी एनजीओज होती हैं, जितनी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, समय समय पे कुछ ना कुछ टेस्टिंग करती रहती है प्रोडक्ट्स की, और फिर जो भी उनके टेस्ट से रिजल्ट्स आते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। सो कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड पब्लिशिंग टेस्ट रिजल्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो उसको पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समय समय पे हम कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए, हमारी नॉलेज को एनहांस करने के लिए वो मैगजीन्स वगैरह भी पब्लिश करती है। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग periodicals and other publications to impart knowledge about the consumer problems and reliefs available. न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, है ना, जर्नल्स में वो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करती रहती है पब्लिश करके। 3 पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा देखो, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर को अगर जरा सा भी लॉस हुआ है ना, कंज्यूमर एक बार तो शांत हो जाता है, अरे चल कोई बात नहीं, ऐसा कह के चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन एनजीओज का रोल है, एनजीओज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का वन ऑफ द फंक्शन इज कि हम कंज्यूमर्स को एनकरेज करना कि भैया चुप नहीं बैठना है, यानी कि हम लोगों को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए एंड एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट एनी, चाहे वो छोटी सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हम कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि दैट वी शुड स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट देखो अगला क्या बोल रहा है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो कंज्यूमर्स को नहीं पता है तो वो खुद कंप्लेन फाइल कर देता है एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर खुद नहीं कंप्लेन फाइल कर रहा है और हम कंज्यूमर्स खुद फाइल करना चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कैसे फाइल करना है, तो फिर वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, लीगल असिस्टेंस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस इन सीकिंग लीगल रेमेडी। तो हम लोगों को लीगल रेमेडी लेने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। हाउ मेनी आर दीज? 6 पॉइंट्स, 6 मार्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बोल देगा कि XYZ is a consumer organization, ठीक है, explain the function performed by this organization। तो आपको अपने आप पहचानना है कि अरे ये एनजीओ है, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो फिर आपको ये फंक्शंस है, यही रोल है, इसी को आपने लिख देना। या फिर एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प कर सकती है, तो किसी फॉर्म में आ सकता है आंसर। ओके, एक बार फटाफट से शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। सबसे पहला, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, हाउ, बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इतना लिख के आगे ना पूरा एक नंबर, 1 पॉइंट का, ठीक है। और पब्लिशिंग periodicals and other magazines to impart knowledge किससे रिलेटेड, अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ लिख देना। थर्ड बोलो, इट कंडक्ट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड पब्लिश द रिजल्ट्स। और encouraging consumers to strongly protest against unfair trade practices और file the complaint। और दूसरा, अगर कंप्लेन नहीं फाइल करता तो हम लोगों को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, हमको एड हेल्प देके, लीगल एडवाइस देके, सो दैट हम लोगों को लीगल रेमेडी मिल सके, ठीक है। एक और है, अगर मान लो इसने टेस्टिंग करी और इसे कुछ प्रॉब्लम नजर आई तो ये खुद से इनिशिएटिव ले लेता है, टेक एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जनता के भले के लिए, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर। चलो अब देखो ध्यान से सब बच्चे, एवरीवन, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ। ये 2-4 एनजीओ के तुम्हें नाम पता होने चाहिए, जैसे कि वॉइस दिल्ली, वॉइस की फुल फॉर्म वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, एक इजी सी है मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई, ये वही लर्न कर लेना, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता, 2-4 लर्न कर लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारे 3 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हु इज कंज्यूमर, ये रोज आता है। हाँ, इसके वाली पढ़ रही होगी नीचे बैठ के। हाँ, या यहाँ पे है कोई? चलो देखो, हु इज कंज्यूमर 3 मार्क्स में पता। अच्छा, कुछ बच्चे पता है कैसे होते हैं, सुनो पहले मेरी बात। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे इतना इजी सा क्वेश्चन छोड़ो, ये तो हो जाएगा, ठीक है, और पता चला बोर्ड्स में यही आ गया 3 नंबर में, हु इज अ कंज्यूमर। और जब हम पढ़ रहे थे तब तो हमने इस क्वेश्चन को लाइटली ले लिया था, अब वहां लिख नहीं पा रहे हैं, तो बेटा ऐसे मत होने देना, ठीक है। हाँ, किसमें 3 बोला मैंने? 3 मार्क्स में, 6 नहीं, 3 में, ठीक है। सो द थिंग इज, हर चीज को अच्छे से करके जाना है। अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो देखो फटाफट से क्या है क्वेश्चन हमारा, हु इज कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर में कौन कौन लोग आ जाते हैं, एनी पर्सन who buys goods or hires services for a consideration। for a consideration लिखना इसलिए जरूरी है, यानी कि बदले में आपने क्या पे करा है, प्राइस। अगर आपने कुछ भी चीज ली है फॉर फ्री तो दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, ठीक है। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट, any user of goods and beneficiary of service with the approval of the buyer, है ना। लाइक पापा ने मंगवाया, पापा ने खरीदा टॉय, लेकिन बच्चा यूज कर रहा है उसे, ठीक है। तो वो बच्चा भी फिर क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। लेकिन जो बिना अप्रूवल का यूज करता है वो चोर होता है, और चोर हमारा कंज्यूमर में काउंट नहीं होता है। जो न्यू डेफिनेशन है उसमें ना कुछ ऐसा डिटेल दे रखा है, चाहे हमने उसकी फुल पेमेंट कर दी हो, चाहे हमने प्रोडक्ट को क्रेडिट पे परचेज करा हो, चाहे हमने हाफ पेमेंट कर दी है, हाफ क्रेडिट पे है, तो सब लोग फिर किस में आते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो कौन कौन लोग देखो कंज्यूमर में नहीं आते हैं। नंबर 1, बिजनेस फर्म्स, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। बात समझ में आ रही है, ये भाई चोर की बात हो रही है। अ पर्सन हु यूजेस द गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब बिना पैसे दिए, ठीक है। तो आप फिर कंज्यूमर नहीं हो, आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते, आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, आप अपने कंज्यूमर राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कौन कौन लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं। नंबर 1, हु आर परचेजिंग द गुड्स फॉर रीसेल, हु आर यूजिंग द प्रोडक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, एंड लास्ट, हु आर गेटिंग द प्रोडक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि फॉर फ्री, ठीक। नेक्स्ट, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। 3 नंबर में भाई ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर आपको वो 1 मार्कर में एमसीक्यू दे देगा, 2-4 ऑप्शन दे देगा, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, तो उसमें से 3 गलत होंगे, 1 राइट होगा, तो फिर आप वो फटाफट से कर लेंगे। तो उसके लिए फटाफट से देख लो होता क्या है। नंबर 1, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले तो एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर कंज्यूमर नहीं फाइल कर रहे तो 1 or more consumers on behalf of numerous consumers। मान लो पूरा गांव है तो पूरा गांव ना करके 2-4 कंज्यूमर्स मिलके, ठीक है। या फिर अगर जो कंज्यूमर है एक्चुअल वो माइनर है तो फिर एनी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, तो फिर उसके परिवार वाले। और अगर माइनर है कंज्यूमर तो उसके पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस इन केस ऑफ कंज्यूमर इज माइनर, ठीक है। सो 3 मार्क्स में ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। जल्दी से बताओ कौन कौन फाइल कर सकता है। एनी कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और if a consumer is minor then parents and legal hire।
If the consumer is diseased, hospitalized or dead, then legal hire or any representative friend. बात समझ में आ रहा है? ओके और पूरा गांव के बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, वन और मोर कंज्यूमर्स, ऐसे करके लिख देना. ठीक है. नेक्स्ट, against whom a complaint can be filed. Provider of services if they are deficient in any manner. कोई आपको सर्विसेज दे रहा है लेकिन वो सर्विसेज कैसी हैं? डेफिशिएंट. कोई आपको प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट कैसा है? डिफेक्टिव. तो सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, ट्रेडर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफेक्टिव सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. सो द चैप्टर इज ओवर एंड खाली चैप्टर को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ साथ हमें केस स्टडीज भी प्रैक्टिस करने होते हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के केस स्टडीज भी आपके लिए लेकर आऊं तो कमेंट बिलो केस स्टडीज एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए.